बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस या एनडीए सरकार के रहने के बावजूद नेहरू गांधी परिवार से नहीं आते थे। लेकिन बस इतने भर से नरसिम्हा राव ना तो महान हुए और ना ही आज हम उनकी कहानी आपको बता रहे हैं। नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है। 1991 में जो देश में आर्थिक सुधार हुए, राव उसके सूत्रधार थे। बेशक देश के तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और वो सक्रिय भी थे, लेकिन ऐसे बड़े फैसले सिर्फ देश का वित्त मंत्री अकेले नहीं ले सकता। नरसिम्हा राव के लिए आर्थिक उदारीकरण का फैसला इतना आसान नहीं था। राव से पहले भी देश ने कई प्रधानमंत्री देखे थे और देश में कांग्रेस की सरकार भी थी। आखिर कैसे नरसिम्हा राव इस फैसले पर पहुंचे और इतने बड़े फैसले को देश में लागू भी कर दिया। राजनीति में नरसिम्हा राव की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते थे। हालांकि वो 16 भाषाओं के जानकार थे। नरसिम्हा राव के बारे में तो ये सब जानते हैं कि उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए, देश की इकोनॉमी भी ठीक की, लेकिन एक ऐसा काम भी था जिसकी कम चर्चा होती है, लेकिन राव को उस काम के लिए उतना ही याद किया जाता है। नरसिम्हा राव ने देश में लाइसेंस राज का खात्मा किया था। देश में पहले किसी भी व्यवसाय की शुरुआत के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। ब्रिटिश राज की तर्ज पर इसे लाइसेंस राज का नाम दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव ने जब देश में आर्थिक सुधार की नीति लागू की तो इसके साथ ही इस लाइसेंस राज को भी हमेशा के लिए चलता कर दिया। इससे देश में उद्यमियों की संख्या बढ़ी। बाजार पहले से ही खुल चुका था, जिसके कारण बाहर से भी लोग निवेश करने के लिए तैयार होते चले गए। चलिए जानते हैं कि नरसिम्हा राव के ऐतिहासिक फैसले के पीछे की कहानी, जिसने पूरे देश के इकोनॉमी की तस्वीर बदली। 20 जून 1991 की शाम कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र नरसिम्हा राव से मिले और 8 पेज का एक ड्राफ्ट उन्हें सौंप दिया। राव ने जब उस नोट को पढ़ा तो कहा कि हमारे देश की हालत इतनी खराब है। दरअसल उस नोट में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जिक्र किया गया था। जनवरी 1991 में भारत के पास महज 79 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा रह गई थी। इसका मतलब सीधा समझिए कि भारत इस पैसे से महज अगले 2 सप्ताह तक ही आयात कर सकता था। इसकी पहली वजह थी खाड़ी देशों में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, और दूसरी ये कि भारत ने हजारों मजदूरों को कुवैत से वापस बुला लिया था, जिससे विदेशी मुद्रा आना पूरी तरह से समाप्त हो गया था। साल 1991 में भारत की मुद्रास्फीति 16.7% थी। प्रणब मुखर्जी को लगता था कि राव उन्हें ही वित्त मंत्री बनाएंगे क्योंकि पीएम बनने में उन्होंने उनकी मदद की थी, लेकिन राव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राव किसी खांटी अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दे, और ऐसा आदमी उन्हें मिला मनमोहन सिंह के रूप में। राव अपने दोस्त और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे। पीसी अलेक्जेंडर को मनमोहन सिंह को मनाने की जिम्मेदारी सौंप रहे थे। पीसी अलेक्जेंडर अपने आत्मकथा थ्रू द पावर ऑफ कॉरिडोर्स एंड इनसाइडर्स स्टोरी में लिखते हैं, 20 जून को जब मैंने मनमोहन सिंह को फोन लगाया तो उनके नौकर ने कहा साहब यूरोप गए हैं। 21 जून को फोन किया तो नौकर ने कहा साहब सो रहे हैं। हालांकि मैं उसी दिन उनसे मिलने उनके घर पहुंच गया। वित्त मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मनमोहन सिंह ने 2 चरणों में रुपए की जो डीवैल्यूएशन है उसको करने की बात कही थी। खाद पर 40% सब्सिडी कम की, एलपीजी गैस और चीनी के दाम बढ़ा दिए। मनमोहन और नरसिम्हा राव वो कर रहे थे जो कांग्रेस में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस की नीति, या यूं कहें इंदिरा और राजीव की नीतियों को ही बदला जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर लाइसेंस राज की 3 स्तंभों, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, निजी कारोबार को सीमित करना और विश्व बाजार से अलगाव को खत्म कर दिया। कई लोग इसके विरोध में थे। खुद कांग्रेस में राव के इस कदम का विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी आवाज उठाई, लेकिन राव ने न सिर्फ नेताओं या प्रांतीय सरकारों को बल्कि देश के उद्योगपतियों को भी ये फैसला और भरोसा दिलाया कि ये कदम भारत के हित में है।
बंगाल सरकार से उन्होंने कहा कि मैं एक भी मजदूर की नौकरी नहीं जाने दूंगा। उद्योगपतियों से बराबर वो मिलते रहे, उनकी अधिकारी मिलते रहे। राव के समय में ही JRD टाटा को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये पहला मौका था जब किसी उद्योगपति को भारत रत्न मिला था। 1992 के मध्य आते आते देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई और राव और मनमोहन के फैसले पर भी एक मुहर लग गई, जिसकी छाप आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। इस कहानी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।